नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी के सफ़र पर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संजीव। संजीव एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। अपने परिवार को भरण पोषण इसी ऑटो रिक्शा से वो करते थे। और उम्र उम्र मात्र उनकी 23 साल थी, लेकिन थोड़ा शरीर से हट्टा कट्टा थे और लगते नहीं थे कि वो 23 साल के। कोई भी कहता था कि ये 26-27 या उससे ज़्यादा के हैं। खैर, संजीव अपने काम में लगे हुए थे। सुबह अपना ऑटो लेकर निकलते और देर रात तक, कभी रात को 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। बस उनका मेन मकसद पैसा कमाना था अपनी सवारी से। इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते थे। किराए के घर में रहते थे और अपना जो भी पैसा बचत करते थे, महीना 15 दिन पर अपने गांव अपने पिता के पास भेज दिया करते थे। इनकी गाड़ी जो थी ऐसी ही चल रही थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी भी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई थी। अब संजीव जो है ना, अब एक दिन अपने घर की तरफ लौटते हैं। रात का 10 बज रहा है। अब घर जो था उनका एक नई कॉलोनी में था, किराए का मकान। आप कुछ दिनों में अपना ही मकान लेना चाहते थे। जितना पैसा वो कुछ जोड़ चुके थे, घर भेजने के बाद भी पिता से उनकी बातचीत हो गई थी। तो पिता ने भी कह दिया था कि ठीक है बेटा, अगर सही है तो अपना घर तो होना ही चाहिए। अब पैसा जोड़ने में और लगे थे कि बस ये काम मैं कर लूँ, अपना घर किसी तरह से बनवा लूँ। और उसके लिए उन्होंने उसी कॉलोनी में एक खाली प्लॉट देखा हुआ था। मन ही मन अब उस काम में लगे हुए थे। जब वो घर लौट रहे थे ना, तो वो उसी रात की बात है जब रात का करीब 10 से ऊपर का टाइम हुआ पड़ा था। अपनी कॉलोनी की तरफ जैसे ही वो रोड से मुड़ने लगे, तभी रोड के किनारे एक ज्योति कुछ हाथ में सामान लेकर के जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। हाथ दिया ऑटो का। ऑटो वाला रोको 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 रोको। लेकिन अब ये जाने आने के मूड में नहीं थे। जो अब संजीव थे ना, अब थक चुके थे, रोकना नहीं चाहते थे। अब उनका मन था कि चलो घर पर आराम किया जाए। खाना खा चुके थे, नींद आ रही थी। लेकिन अचानक रोड के सामने अब वो लड़की हाथ दे रही थी। जब वो स्पीड कम नहीं किए तो दौड़ती हुई उनके ऑटो के सामने आ गई। अब रोकना ही पड़ा। ब्रेक मारे और लड़की की तरफ देख के मन ही मन सोचने लगे कि ये क्या कर रही है भाई। अगर मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ तो लड़की क्यों सामने आ रही है। रोक तो दिए। लड़की उनके सामने अब बगल में आ गई और कहने लगी कि देखिए, अब एक मेरे ऊपर मेहरबानी कर दीजिए। मेरे को एक हॉस्पिटल तक जाना है। मेरा कोई परिवार का उसमें भर्ती है और उसके लिए मैं खाना लेके जा रही हूँ। ये काम कर दीजिए। कोई भी ऐसा इंसान अब उस वक्त में मना तो नहीं कर सकता। और यही हाल संजीव का था। कोई और काम होता ना, कहीं और जाना होता तो बिल्कुल मना कर देते। लेकिन अब हॉस्पिटल के नाम पर वो मना नहीं कर पाए। लड़की को बोले ठीक है, बैठ जाइए आप, मैं आपको छोड़ दूंगा। लड़की पिछली सीट पर बैठ गई। जो भी अपना सामान हाथ में लिए हुई थी और लेके बैठ चुकी थी। अब ऑटो रिक्शा मोड़ते हैं और फिर बताए हुए हॉस्पिटल पर वो पहुंच जाते हैं। तब तक रात ज़्यादा ही हो जाती है, आधी रात के आसपास हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़की नीचे उतरती है और वो अपना थैले में से कोई सामान अब एक पैकेट निकालती है और बाकी जो थैला है ना, वो पिछली सीट पर छोड़ देती है। अब संजीव से कहती है कि देखिए, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, अब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बस गई और आधे पौन घंटे में मैं लौट के आ रही हूँ। वापस मुझे उसी जगह पर चलना है। आप पैसे की टेंशन मत कीजिए, पैसे मैं आपको ज़्यादा दूंगी। संजीव थोड़ा लालच में पड़ गए। मन तो कह रहा था कि बस अब यहाँ से निकले और अपना घर पहुँचे, आराम करें नींद से। अब एक तरह से अब नींद आ रही थी। लेकिन अब लालच में पड़ने की वजह से कि पैसा वो ज़्यादा देने के तैयार थी और वापसी का सवारी भी मिल चुकी थी। अब दोनों फायदा था। अब रुक गई वो लड़की। अपना सामान जो लिए हुए थी वो ले करके चली गई हॉस्पिटल में। रोड पर किनारे खड़े होकर के एक चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेने लगे। नींद भगाने की कोशिश करने लगे। आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता। 1 घंटे के बाद लड़की लौटती है खाली हाथ। अब फिर आते ही ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। संजीव से कहती है चलिए, अब मेरा यहाँ का काम हो चुका है।
मैं जानती हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपको उचित पैसा दूंगी। अब संजीव अपना ऑटो में बैठते हैं, ऑटो स्टार्ट करते हैं और फिर अपने कॉलोनी की तरफ चल देते हैं, क्योंकि लड़की जहाँ अब वो ऑटो में सवारी हुई थी उन्हीं का कॉलोनी का अब अगला हिस्सा था, अगला पार्ट था। अब कहाँ के रहने वाली है, कौन से घर के, ये तो उनको पता नहीं था। उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर लड़की उनको मिली थी। अब वहाँ पहुँच करके पूछते हैं लड़की से कि आपका घर कहाँ है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, रात ज़्यादा हो गया है। लड़की कहती नहीं नहीं, बस मेरे को यहीं रोड पर उतार दीजिए और आप जाइए। जितना किराया होता है ना, उससे ज़्यादा लड़की देती है। अब फिर अपना थैला जो रखा हुआ था उठा करके अब 2 बार धन्यवाद बोलती है संजीव को। संजीव अब चलने लगते हैं तो आवाज़ देती है, सुनिए सुनिए सुनिए। संजीव फिर रुक जाते हैं। जी बताइए, संजीव पूछते हैं। तब लड़की कहती है कि कल भी आप इसी जगह पर मिल जाएंगे, इसी वक्त में जिस वक्त मैं आपसे मिली थी। संजीव ध्यान करने लगे कि कल कहीं जाना तो नहीं है। एक आध उनकी अब परमानेंट भी सवारी होती थी। तब वो सोचते हुए कहने लगे कि ठीक है, मैं आपको मिल जाऊंगा, इसी जगह पर मिल जाऊंगा। तब कहने लगे कि अगर आपका कोई अब नंबर हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, तो आप मुझे दे दीजिए। लड़की कहने लगी नहीं, मेरे पास में ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ। आप मुझे इसी जगह पर कल मिल जाइएगा, मुझे उसी हॉस्पिटल में चलना है, अब फिर इतना ही वक्त लगेगा। अब बदले में मैं पैसा आपका भरपूर दूंगी। लालच में फंस गए थे संजीव, लालच में फंस गए थे। और लड़की जो थी ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लंबी थी, कपड़ा जो भी पहन रखी थी उस पर बहुत ही सूट कर रहा था, फब रहा था। अब एक तरह से ये भी कुंवारे थे और काम के चक्कर में किसी लड़की की तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। मेन मकसद था उनका कमाना, अपने घर बार को आगे बढ़ाना, इसे आगे सोचते नहीं थे। लेकिन जब उस लड़की का खूबसूरती देखी तो मन में कुछ होने लगा था संजीव को। लड़की लग रहा था कि पैसे वाली है, पैसे वाली घर की है, तभी तो इतना पैसा वो खर्च कर रही थी। अगले दिन, अगली जब शाम हुई, सारा सुबह से काम करने के बाद जब वक्त होने लगा, जब अपना घर लौटते थे, तो उसी जगह पर, उसी तिराहे पर आकर के अपना ऑटो रिक्शा रोक दिया। लड़की का था पता नहीं था, इंतजार करने लगे। और लड़की ने बोला भी था कि अगर मैं लेट हो जाऊं ना, तो थोड़ा आप इंतजार जरूर करना, मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही है और आप तो हमारे पड़ोसी भी निकले, मैं भी आसपास में रहती हूँ, तो हम दोनों एक तरह से अब एक दूसरे को जान भी चुके हैं, पहचान भी चुके हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब संजीव जो थे अब उसी लड़की का इंतज़ार कर रहे थे, लड़की कब आएगी, कब आएगी, क्या नहीं आएगी। जब काफ़ी देर हो चुका, आधा पौना घंटा बीत चुका, तो उनको लगने लगा कि शायद वो लड़की कोई दूसरा ऑटो रिक्शा में चली गई है, अब वो हमारे पास नहीं आई। जैसे ही ऑटो रिक्शा स्टार्ट करते हैं तभी लड़की का आवाज आता, अरे रुकिए रुकिए, मैं आ गई आ गई आ गई। अब संजीव देखते हैं वेशभूषा कलवला ही है, कोई बदलाव नहीं, बाल खुले हैं तो खुले हैं, कपड़ा जो पहन रखी थी कल वैसे ही, लगभग वैसे ही कपड़ा लग रहा है, आंखों का चमक वैसा ही, चेहरे पर तेज अलग ही दिख रहा है, देखने में स्मार्ट। और संजीव को तो मन को भा गई थी, जो अपना उस पहली रात में प्रभाव अब छोड़ दिया था। आते ही क्षमा मांगने लगी, देखिए सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा आने में लेट हो गई, लेकिन आज मैं कहूँ ना कि अपने उस परिवार के लिए मैं खाना बना नहीं सकी। अब संजीव पूछने लगे फिर, तो कहने लगी चलिए हम रास्ते में किसी होटल से ले लेंगे, चलिए आप देर मत कीजिए। संजीव लड़की को बिठा करके चल देते हैं। अब रास्ते में ढाबा वाबा पड़ता है, तो एक जगह पर लड़की बोलती है कि आप रुक जाइए। संजीव रुक जाते हैं। लड़की करारे करारे नोट देती है और कहती है जाइए अब कुछ भोजन लेके आइए। संजीव पूछते हैं कि कौन सा चीज़ ले आऊँ, वेज ले आऊँ, नॉन वेज ले आऊँ, क्या ले आऊँ।
यहाँ तो दोनों मिलते हैं। लड़की बोर्ड की तरफ देखती है और कहती है कि ये काम कीजिए, आप नॉन वेज ही लाइए। नॉन वेज जा कर के ले आते हैं और फिर अपना ऑटो में लेकर लड़की को चल देते हैं उसी हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन उस हॉस्पिटल की तरफ जो लड़की है ना, अब बोलती है नहीं, इस हॉस्पिटल में नहीं, मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है, अगला हॉस्पिटल जो उससे आगे है। संजीव चौंक के देखते हैं कि आपका रिश्तेदार तो कल इसमें भर्ती था। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, इसमें भर्ती था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है, अगले वाले हॉस्पिटल में चला गया है, अब हमें वहीं चलना पड़ेगा। संजीव अब उस तरफ चल पड़े। वो भी हॉस्पिटल आ गया जो लड़की बता रही थी। अब वहाँ पर रोड के किनारे ऑटो रोकते हैं। लड़की उतरती है खाना का पैकेट लेकर के और कहती है कि बस आधा पौना घंटा लगेगा, आप तब तक चाय वाय पीजिए और तब तक मैं आ जाऊंगी। प्यार से मुस्कुराती हुई अब एक तरह से अब चली जाती है। संजीव उसको जाते हुए देखते हैं। अब समय तो पास करना था और नींद भी आ रही थी, तो चाय की दुकान पर जा कर के बैठ गए। समय पास करने लगे, चाय पीने लगे। करीब 1-1.5 घंटे के बाद लड़की लौटती है और इसके बाद जल्दी कहती है कि चलिए, आपको भी नींद आ रही होगी और मुझे भी आ रही है। संजीव अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और उस लड़की को बिठा करके और फिर अपने रास्ते पर चल देते हैं। रास्ते भर लड़की कुछ बात नहीं करती है। संजीव का तो मन कर रहा था कि लड़की कुछ बोले, उसकी आवाज़ बड़ा मधुर थी और एक तरह से उसके आकर्षण में फंस भी गए थे। जवान थे, दिल धड़क रहा था, प्यार करने का कभी मौका नहीं मिला, तो मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा था कि लड़की आज खामोश क्यों है, बोल क्यों नहीं रही है। आखिरकार पहल वही करते हैं, पूछने लगते हैं उस लड़की से कि आप जिस रिश्तेदार के पास में गई थी, आपके रिश्ते में क्या लगता है। लड़की कहती कि हाँ, अब थोड़ा नज़दीकी मामला है, और वो बताती भी है। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और तब संजीव पूछते हैं कि आप हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी के कहाँ रहने वाली हैं। लड़की बताती है मुस्कुरा करके कि इरादा क्या है, क्या चाहते हो। आप मेरे बारे में धीरे धीरे सब कुछ जानकारी लेना चाहते हो, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से, हंस करके, मुस्कुरा करके कि बात क्या है, क्या मेरे में तुम अब एक तरह से आकर्षण होने लगे हो क्या, आकर्षित होने लगे हो क्या, कहीं मुझे प्यार तो नहीं करने लगे हो। अब संजीव का चेहरा देखने लायक बनता है। बताते हैं, संजीव कहते हैं कि मैं अब ऐसा उम्मीद तो नहीं रखा था कि लड़की इतनी मोह की, अब एक तरह से मुंहफट होगी, तुरंत के तुरंत जवाब देगी। मैं तो बस अब एकदम आश्चर्य में पड़ गया था उसकी बात सुन करके कि उसने मेरे दिल की बात को कैसे जान लिया, कैसे समझ लिया। अब मैं तो बस चुप ही रह गया था, संजीव बताते हैं। अब इसके बाद संजीव चुप हो गए। फिर लड़की उनको छेड़ने लगी, अरे बोलो बोलो, मैंने जो बात कही उसका तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे चाहने तो नहीं लगे हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आज तब संजीव कुछ बोल नहीं पाते। तब तक वो जगह भी आ जाती है और फिर वो अपना ऑटो रिक्शा रोक देते हैं। जैसे ही रोकते हैं संजीव तो लड़की कहती है, अरे यहाँ नहीं, चलो, तुम कहते हो ना कि मेरा घर कहाँ है, आज मैं अपना घर भी दिखा देती हूँ, आगे से उसी घर पर आना, मुझे कुछ पैदल चलना पड़ता है, मेरे लिए भी अब सुविधा हो जाएगी। लड़की के बताए हुए रास्ते पर वो चलते हैं। अब उस साइड में ज़्यादातर नया कॉलोनी बना हुआ था। अब कहीं कहीं अच्छे मकान भी बने हुए थे, कुछ बीच में खाली प्लॉट भी थे। अब इस तरह घुमाते हुए एक मकान पर पहुंचे, अंधेरा हुआ पड़ा था। उतरी ऑटो रिक्शा से, दरवाजे का ताला खोलती है, अंदर जाके लाइट जलाती है। रोशनी अब फैल गई है उस एरिया में, उस जगह पर। तब वो कहती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, देख लिया ना, कल से इसी जगह पर आप आना। अब संजीव देख लिए थे कि हाँ, घर तो अच्छा बना रखा है, नया मकान है और देखने में भी सुंदर लग रहा है, लेकिन आसपास में कोई ज़्यादा मकान बना नहीं है। अभी तो आसपास में शायद एक आध घर पर काम चल रहा है। और तब संजीव पूछने लगे कि आप यहाँ इस घर में अकेले रहती हैं कि परिवार रहता है, क्योंकि वो ताला खोली थी। और तभी संजीव के मन में
खटका हो चुका था कि शायद ये लड़की अकेली रहती है। और तब हंस के कहने लगी कि फिलहाल तो मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरा परिवार है, परिवार है जो गांव में है, किसी काम से गया हुआ है। कुछ दिनों के बाद मेरा परिवार आ जाएगा। लड़की कहती है कि चलो संजीव, संजीव आ जाओ और पानी वानी पियो और इसके बाद अपने घर निकल जाना। अब तो मेरा घर देख लिया ना। संजीव मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ जी, घर आपने अच्छा बनाया है। और एक तरह से वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही चौखट पर पैर रखते हैं ना, तभी उनको कुछ मन में या जैसे कान में कोई बोल रहा है, जैसे उनको महसूस हुआ। वो बताते हैं कि मुझे लगा कि कोई शक्ति है, बाहरी शक्ति, अब मुझे इस घर में जाने से रोक रही है। अब मैं उस वक्त में समझ नहीं पाया, लेकिन मैं अब उस घर में दाखिल हो गया था। लड़की ने पानी वानी पिलाया और फिर वो कुछ बातचीत शुरू किया। और तब मुझे लगने लगा कि मुझे नींद आ रही है। अब मैं कहने लगा कि देखिए, मुझे अपने घर जाना है। और तब वो कहने लगी कि ये भी तो घर आप ही का है। अगर आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, नींद आ रही है, तो आप आराम कर लीजिए थोड़ा देर। मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। और वो अपने कमरे में चली गई। जिस कमरे में अब संजीव को बिठाई थी, वो एक तरह से अकेले में रह गए थे। संजीव को भी आंख बोझिल होने लगा था। उनको लगा कि अब बहुत नींद आ रही है, तगड़ी वाली नींद आ रही है। अगर मैं ऑटो रिक्शा लेके जाऊँ तो कहीं एक्सीडेंट ना कर दूँ। अब मन ही मन सोचने लगे कि चलो, इस लड़की से दोस्ती हो गया है, अभी प्यार तक तो मामला नहीं पहुंचा है, लेकिन जल्दी ही जिस तरह से लड़की बर्ताव कर रही है, जल्दी ही शायद हम प्यार में पहुंच जाएंगे। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, तो ये घर मेरे लिए कोई अनजान तो नहीं है। अब वो एक तरह से अपना उसी बिस्तर पर सो जाती है। नींद आ जाती है गहरी। अब संजीव बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं अब गहरी नींद में सो चुका था। और तब मुझे आभास हुआ कि मेरे साथ में कोई आ करके चिपट चुका है। मैं आँख खोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कौन हो सकता है। उस घर में उस लड़की के अलावा तो कोई नहीं था। मैं आँख खोलने का भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो आँख है ना, खुल नहीं रही है। और ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ हो रहा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खोल नहीं पा रहा हूँ। बस महसूस कर सकता हूँ कि हाँ, कुछ हो रहा है। अब इसके बाद फिर मुझे गहरी वाली नींद आ जाती है। मैं सोते रह जाता हूँ। पता ही नहीं चलता मुझे कि मेरे साथ में हुआ क्या है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं कमरे में अंधेरा अंधेरा देखता हूँ। मैं आज सोचता हूँ कि अपने कमरे में हूँ, लेकिन जब मैं उठता हूँ बाथरूम जाने के, तब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे बगल में कोई है। अंधेरा होने के कारण मैं देख नहीं पाता हूँ। मैं उठता हूँ तो मेरी हालात कुछ अलग ही थी। वस्त्र नहीं थे शरीर पर। अब मैं तो बस आश्चर्य में पड़ गया। तब मुझे लगने लगा कि अरे, एक एक करके बात मुझे याद आने लगी कि मैं तो इस लड़की को लेकर इस घर में आया था। अब मैं इस घर में आकर के अब पानी पीने के बाद अब मुझे नींद आने लगी थी। बार बार आंख बंद होने लगी। तब वो लड़की कहने लगी कि आप अपना ही घर समझिए और आराम कर लीजिए। जब आपकी नींद पूरा हो जाए तो आप चले जाना अपना घर। यहाँ से आपका घर अब थोड़ा दूरी पर है, कहीं रास्ते में कोई तकलीफ ना हो जाए। संजीव सब कुछ समझने लगे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उस लड़की को जो भी थी, अब तो चेहरा वगैरह देखे थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि वही लड़की है क्या जिसको वो प्यार करने लगे थे। अब लाइट के स्विच पर टटोलते हुए जाते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, लाइट ऑन नहीं हो पाता। फिर उस बिस्तर पर आते हैं। लड़की को अब महसूस करने लगते हैं, लड़की वास्तव में लेटी हुई है। लड़की जग जाती है और कहती है कि क्या हुआ संजीव, घबरा गए क्या, डर गए क्या? अरे मैं तुम्हारे पास में आ गई थी, मुझे भी डर महसूस हो रहा था और तुम यहाँ पर लेटे हुए थे तो मैं आकर के तुम्हारे साथ लेट गई। तुम बुरा तो नहीं माने? संजीव समझ गए कि अब कोई डर वाली तो बात नहीं है, लड़की वही है।
और इसे क्या टलना। शायद ये प्यार में आ चुकी है और तभी मेरे बिस्तर में आई है। लेकिन मुझे नींद ऐसा क्यों लग रहा था। अब वो भी एक तरह से संभल के बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं डरा नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि मेरे बिस्तर पर कौन है। अब मैं जान चुका हूँ, चलिए कोई बात नहीं। फिर वो बिस्तर पर लड़की बुला लेती है, लेट जाते हैं और एक तरह से फिर से प्रेम शुरू हो जाता है। अब तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। सुबह होती है, अब संजीव की आँख खुलती है। जैसे आँख खुलती है ना, तो देख रहे हैं कमरे में लाइट जल रही है। घड़ी अपना हाथ का देखते हैं तो सुबह का 4 बज रहा है। मतलब 4 बज गया, उनको पता भी नहीं लगा। उठते हैं तो लड़की लेटी होती है। कहती क्या हुआ संजीव, क्या घर जाना है तुम्हें। अब बोलते हैं हाँ मुझे घर जाना है। तब कहती है कि ठीक है आप चले जाओ, दरवाज़ा बाहर से खींच देना, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कल फिर आना। फिर लेटे लेटे बोलती है कल फिर आना। संजीव अब जवाब देते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा। अब संजीव अपना जो भी था वहाँ से निकल लिए, दरवाज़ा खींच दिए। अब फिर अपना ऑटो का स्टार्ट करते हैं, अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते भर सोचने लगते हैं कि मैं तो बस उस लड़की को चाहने का कोशिश कर रहा था। लड़की सुंदर है, स्मार्ट है और देखने में भी अच्छी है, पैसे वाली लग रही है, परिवार भी पैसे वाला होगा। लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हो गया, समझ नहीं पा रहे थे, मन भटक रहा था। तब अपने मन को शांत करने लगे, अरे जो होना था अब हो गया, लड़की भी शायद मुझे चाहती होगी, अब इसमें घबराने वाली क्या बात है। अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद अब 1-2 घंटा और आराम करते हैं, अब फिर काम पर निकल जाते हैं। उस रात भी लड़की ने बहुत ज़्यादा उनको अब पैसे दिया था। अब एक तरह से कमाई उनकी बढ़ चुकी थी। मकान प्लॉट लेना था, घर भी बनाना था, पैसा घर भी गांव भी बेचना था। अब एक तरह से डबल आमदनी उनकी स्टार्ट हो गई थी, प्यार का प्यार और पैसा का पैसा। फिर वो दिन में अपना काम पर चले जाते हैं। जो सवारी का काम करते थे, सवारी ढोने का, वो काम करने लगते हैं। शाम होता है तो फिर अब उसके घर पर पहुंच जाते हैं। घर में जो बाहर का दरवाज़ा था ताला बंद था। मतलब उस घर में वो लड़की थी ही नहीं जिसको वो छोड़ के गए थे। इंतज़ार करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है इंतज़ार करते हुए, और तब लगता है कि शायद लड़की कहीं चली गई है और इस दायरे में, या फिर न जाने किसी काम से गई होगी। अब उस जगह से वो लौटते हैं। अब फिर चौराहे पर जाते हैं, तिराहे पर जहाँ से उनकी घर का रास्ता कटता है। हैरान हो जाते हैं कि उसी तिराहे पर वो लड़की खड़ी नजर आती है, खाली हाथ। उसके अब पास में कोई सामान नहीं है। हैरानी से उस लड़की को देख करके चौंक जाते हैं। ऑटो रिक्शा रोकते हैं, अपना ब्रेक लगाते हैं। लड़की दौड़ के आ जाती है, अरे संजीव मैं किसी काम से बाहर चली गई थी, अब मैं अपने घर नहीं पहुंच पाई। मुझे पता था कि अगर घर पर ताला बंद होगा तो तुम यहाँ पर आकर के जरूर आओगे, एक नज़र जरूर देखोगे। अब मैं बस अभी ही आई हूँ कहीं से, अच्छा हुआ तुम मिल गए। संजीव हैरान थे, कहाँ गए थे आप, किस काम से, पूछने लगे। अब वो गोल मोल जवाब देने लगी। तब संजीव पूछे कि क्या हॉस्पिटल जाना है। तब वो कहने लगी हाँ हॉस्पिटल जाना है, चलो हमें लेट भी हो रहा है। उस लड़की को फिर बिठा करके आप फिर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। वो फिर उसी हॉस्पिटल में, जो पहला वाला हॉस्पिटल होता है ना, उसमें लेके आती है। संजीव हैरान हो जाते हैं कि आप तो अगले हॉस्पिटल में ले गई थी कल। तब वो कहती है कि हाँ 2 लोग हैं ना, एक उस हॉस्पिटल में और एक हॉस्पिटल में। अब दोनों लोग की देखभाल मुझे करनी पड़ती है, खाना पीना का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन आज तो उनके पास में खाना भी लेकर नहीं गए थे। अब संजीव पूछने लगे कि आपने तो खाना लिया नहीं, तो खाना का क्या होगा। तब वो कहने लगी खाना का प्रबंध आज हो गया है, अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मैं जाती हूँ और कुछ देर के बाद मैं लौट के आती हूँ। लड़की चली जाती है और संजीव जो है चाय वाले की दुकान में आकर के बैठ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं। मन ही मन बड़ा खुश हैं कि चलो इस लड़की से हमारा रिश्ता बन चुका है,
प्रेम हो चुका है। अब एक तरह से अब कोई कमी नहीं है। और धीरे धीरे हो सकता है कि हम शादी भी कर लें अगर लड़की की इच्छा हो। ना जाने कैसे कैसे सपने देखने लगे थे। अब हमारा घर बस जाएगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, बहुत सारे मन में सपने बुनने लगे थे। कुछ देर के बाद लड़की आती है और कहती है, संजीव चलो आज का काम हो गया। संजीव लेकर लड़की की चल पड़ते हैं। रास्ते में लड़की अब उनसे पूछने लगती है कि संजीव तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। संजीव अपने परिवार के बारे में बताते हैं और फिर उस लड़की से दोबारा सवाल पूछते हैं कि आपका परिवार कब तक आएगा, कब तक आप अकेली रहेंगी इस घर में। लड़की मुस्कुरा के कहने लगती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब हमें एकांत मिल रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। संजीव उसकी बात सुनकर के अब थोड़ा सा झेप गए, कहने लगे नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था कि आपका परिवार कब लौट रहा है। घर आते हैं, लड़की ताला खोलती है, रोशनी करती है और फिर संजीव को भी बुलाती है। जब उस दरवाजे में प्रवेश करने से पहले कदम रखते हैं ना, और तब जैसे कोई उनको ताकीद कर रहा हो, कोई चेतावनी दे रहा हो कि देख इस घर में तुम मत जा। जैसे उनके दिमाग में आवाज़ आ रही है, कानों में आवाज़ सुनाई पड़ रही है, लेकिन उस आवाज़ को परवाह नहीं करते, वो घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वही सिलसिला अब फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे लड़की उनको उठाती है कि संजीव चले जाओ आप, देखो अड़ोस पड़ोस का मामला है, कोई आसपास में देख लेगा तो मैं लड़की जाती हूँ ना। समझाने लगती है। संजीव को भी समझ में आ जाता है कि लड़की जो कह रही है ठीक है, अब हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। संजीव अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके और अपने कॉलोनी में अपने घर तक पहुंच जाते हैं, जो किराए का कमरा होता है। उनका जो मकान मालिक है ना, बगल में उसका घर होता है। संजीव को सुबह में जब आते हुए देखता है तो जगह होता है, संजीव के पास में आ जाता है और पूछने लगते हैं, अरे बेटा आजकल तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सुबह 4 बजे आ रहे हो, कभी 5 बजे आ रहे हो, तो ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। संजीव समझाने लगते हैं कि हाँ चाचा, कुछ ऐसे ही काम हैं जिसके लिए मुझे अब मेहनत करना पड़ता है, यही तो उम्र है पैसे कमाने की, अब बाद में कौन सोचता है, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है, मैं अपना मकान बनाने की सोच रहा हूँ। तब उनका जो मकान मालिक था अब संजीव की तरफ देखने लगता है, अब नज़रें उसकी झुकती नहीं है, लगातार देखता है। तब संजीव पूछते हैं, चाचा ऐसे क्या देख रहे हो। अब जो मकान मालिक है ना, कहते नहीं बेटा बस मैं ऐसे ही देख रहा था और कोई बात नहीं है, जाओ अब सब थके हो गए, आराम करो। जैसे वो कोई बात को समझने की कोशिश कर रहा है। संजीव में कोई परिवर्तन देख रहा था, शायद इसीलिए वो एक नज़र से संजीव को घूरता रहा था। संजीव समझ नहीं पाए। सिलसिला फिर वही शुरू, दिन भर में अब इधर उधर का काम करना, और फिर शाम को टाइम उस घर पर जाते, लेकिन घर पर ताला लगा मिलता था। जब वहाँ से लौट करके अब आ जाते थे तिराहे पर, लड़की अब वहाँ पर नज़र आ जाती थी, कोई ना कोई बहाना बना देती थी कि मैं दिन में किसी काम से गई थी, अब मैं अभी अभी आई हूँ। संजीव विश्वास कर लेते थे। और फिर उसको बिठा करके कई बार रास्ते में होटल से खाना वाना भी लड़की लेती थी। वो 2 हॉस्पिटल में, कभी अगले हॉस्पिटल में और कभी पिछले हॉस्पिटल में जाया करती थी। घंटा एक बिता करके और फिर वही सिलसिला अब चलने लगता था। वहाँ से उसी घर में लौटती थी, ताला खुद खोलती थी। वो आवाज़ फिर कान में पड़ती थी संजीव को, अरे आप तो संभल जा, अब तो संभल जा, इस घर में क्यों जा रहा है। लेकिन अपनी अब धुन में होते थे, दिमाग की बात जो कोई कान में कह रहा उसकी बात को परवाह न करके सीधा उस लड़के के साथ में अब रात गुजारती। सुबह 4 बजे लड़की उठाती, अब फिर संजीव को अब कहती कि जाओ आप, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी देख लेगा, बुरा मानेगा, बुरा समझेगा। अब सुबह जब आते ना तो 5 बज जाता, 4:30 बज जाता। उनका मकान मालिक अब जग जाता था, ऑटो का बात सुन करके घर से बाहर निकल आता, देखता लेकिन कुछ बोलता नहीं, हाँ चेहरे की तरफ बड़ा घूरता था। ऐसे ही सिलसिला लगभग 15 दिन तक चल रहा था। अब काफ़ी पैसे उस लड़की ने अब संजीव को दे दिया था। अब एक तरह से संजीव की डबल से ट्रिपल कमाई होने लगी थी।
संजीव को लगा कि बस मैं कुछ ही महीनों में अब जो घर वाला सपना है मैं पूरा कर लूँगा। मैं खाली प्लॉट खरीद लूँगा और घर भी बनवा लूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई लड़की से तो मेरा अब एक तरह से प्रेम पक्का हो चुका है। जब इसके परिवार आ जाएगा ना तो मैं लड़की से कहूँगा कि रिश्ते की बात करें। अब तो हमारे साथ में सब कुछ हो चुका है, प्रेम भी हो चुका है, अब जिस्मानी रिश्ता भी बन चुका है, तो अब देरी किस बात की है। मैं उस लड़की से बोलूँगा परिवार आने के बाद में। अब बहुत तरह के सपने मन में सजाए हुए और उस लड़की के सपने देख रहे थे कि मेरी पत्नी बनेगी। इधर जो मकान मालिक था ना, निगाह रखे हुए था संजीव पर। जब भी सुबह में आते ऑटो की आवाज़ सुन करके वो घर से बाहर आ जाता। संजीव को कुछ बोलता नहीं, बस चेहरे की तरफ देखता। एक सुबह में ऐसे ही जब संजीव लौटे, जब ऑटो का रिक्शा का आवाज़ अब गूंजने लगी तो मकान मालिक निकला। आ करके ऑटो के पास खड़ा हो गया। संजीव देख करके मुस्कुराए, राम राम किए। और तब मकान मालिक बोला, बेटा ये सब कितने दिनों से चल रहा है। ये बात सुनकर के संजीव जैसे चौंक गए थे, घबरा गए। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या उनकी चोरी पकड़ेगी? क्या मकान मालिक को पता लग गया है किसी लड़की के साथ में मेरा संबंध है? मैं रात उसके घर पर बिताता हूँ और सुबह 4 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकलता हूँ। क्या मेरी चोरी अब पकड़ में आ गई? कोई जवाब ही नहीं दे पाए। चेहरा एकदम फीका पड़ गया, हवाइयाँ चेहरे पर उड़ने लगी। अब एक तरह से मकान मालिक अपनी बात को रिपीट कर रहा था। अरे संजीव बेटा, ये कब से चल रहा है? संजीव का बोलती बंद, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। मकान मालिक संजीव का हाथ पकड़ता है। बेटे बुरा मत मानना, ये सब तेरे भले के लिए है। आप संजीव का हाथ पकड़ करके अपने घर के अंदर ले जाता है। अब वो जो मकान मालिक था ना, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला, और वो थोड़ा तंत्र मंत्र का भी ज्ञानी था। सीधा अपने बैठक में आता है जहाँ पर भगवान की फोटो लगी है, माता रानी की फोटो लगी है, कई तरह का भगवान का फोटो वहाँ पर स्थापित किया हुआ है। अब वहाँ पर बीचों बीच में बिठा देता है जमीन पर कि बैठ बेटा, यहाँ पर बैठ बैठ बैठ, ये सब तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। संजीव एकदम कोई जवाब ही नहीं दे पाते। जब वह उस जगह पर बैठते हैं ना जहाँ भगवान के फोटोआं सब लगे हुए हैं स्थान पर, सर उनका चकराने लगता है, सर भारी लगता है। इसके बाद लगता है कि पूरा चक्कर काट रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। मन में बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, जैसे शरीर से पूरा आग निकल रहा हो, वो अग्नि में जल रहे हों। ऐसा वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मुझे इस जगह पर नहीं बैठना है, मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली। वो लड़की की आवाज़ में बोलने लगते हैं। अब ये हो हल्ला सुन करके जो अड़ोस पड़ोस में भी जो रहते थे लोग, वो भी अब वहाँ पर पहुँच गए कि हो क्या रहा है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वो चाचा जो है ना सबको दूर भगाते हैं। अरे जाओ जाओ, अपने अपने घर पर जाओ, काम करो, कुछ यहाँ पर मेला नहीं लगा हुआ है। सबको समझाते हैं, डांटते हैं, भगा देते हैं, सब चले जाते हैं। संजीव लड़की की आवाज़ में चीख रहे हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालो, मैं इस लड़के को साथ में लेकर रहूंगी, मैं अकेले नहीं जाने वाली। अनाप शनाप संजीव सब कुछ बोल रहे थे। जो मकान मालिक था चाचा, उस जो शरीर था संजीव को संभाले हुए था, अब संबोधित कर रहा था अब संजीव को, लेकिन संबोधित तो उस लड़की को कर रहे थे कि देख इस लड़की को, अब वो इस लड़के को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वो भी सदा के लिए। ये जो लड़का है ना मेरे मकान में रहता है, मैं इसको बेटे की तरह मानता हूँ। इसके पिता कई बार आते हैं, हमारे घर में रुकते हैं, हम लोगों से आपस में दोस्ती है, और उन्होंने जाते जाते कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये तेरे जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, और तू इसको अब अपने साथ में लेके जाना चाहती है। मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं जाने नहीं दूंगा इस बच्चे को, चाहे तो कुछ भी कर ले, जो भी तिकड़म लगा ले, मैं तेरे को अब इस जगह पर कैद करके रखूंगा जब तक इस लड़के का साथ नहीं छोड़ेगी। अब वो संजीव के रूप में लड़की रो रही है, बिलख रही है, कभी उसको शरीर में लगता है आग लगा हुआ है,
ऐसी परेशानी संजीव को हो रहा है, लेकिन संजीव को नहीं, उस आत्मा को जो उनके अंदर में बैठी हुई थी। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद शरीर से अब वो लड़की निकलती है और जिसको वो चाचा कैद कर लेते हैं। संजीव बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होकर के गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। जब चाचा उनको उठाते हैं ना, अब जल वल छिड़कते हैं उनके चेहरे पर, तो संजीव उठते हैं। अपने आप को इस हालत में पा करके अचंभित हो जाते हैं, ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। तब चाचा कहते हैं कि अब संजीव शरीर कैसा लग रहा है। संजीव अब अपने बॉडी को देखते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, शरीर हल्का लग रहा है। तब चाचा बताना शुरू करते हैं कि देख बेटा, तेरे साथ जो हुआ, मैं पिछली बात पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस लड़की से तेरी फ्रेंडशिप हुई थी, मित्र बनी थी, वो लड़की देखने में कैसी थी। अब हवाइयाँ फिर से उड़ने लगी संजीव के चेहरे पर। तब चाचा कहने लगे घबरा मत, घबरा मत, साफ साफ बता कैसी लगती थी देखने में, क्या उम्र था, क्या कपड़े पहनती थी। अब लग गया कि चोरी पकड़ी गई है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ में हुआ क्या था। अब धीरे धीरे बताते हैं कि चाचा देखने में ऐसी थी, लंबी थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, चेहरा चमकता रहता था, आंखें भी चमकती रहती थी। मैं तो समझता था कि बहुत पैसे वाली है, बहुत सारा पैसा भी दिया था। तब चाचा कहने लगे वो सब पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अब संजीव बताते हैं कि संभाल कर रखा हूँ बेटे, वो सब पैसे मुझे ला करके दे दे। संजीव हक्का बक्का रह जाते हैं कि मेरी मेहनत की कमाई है। तब चाचा समझाते हैं कि बेटा, मैं मानता हूँ तूने मेहनत किया है, लेकिन वो पैसा तेरे को बर्बाद कर देगा। तू कोई अच्छा काम करने जाएगा ना, वो काम तेरा बिगड़ जाएगा। वो एक तरह से श्रापित रुपया हो चुका है। उस रुपये का तू उपयोग ना करे, तेरे लिए यही बेहतर है। वो रुपया ला कर दे दे। मैं उसको अब मंदिर में, अब मैं कुछ शुद्धिकरण करने के बाद मंदिर में मैं जाकर दे आऊँगा, कोई भला काम हो जाएगा। नहीं तो तेरे घर में रहेगा ना, तू बर्बादी में अब चला जाएगा। पूरा बात बताते हैं कि देख, वो जो लड़की थी ना, वो एक प्रेत आत्मा तुझ जैसे लड़कियों को ढूंढती रहती है। अब तू रात को मिल गया, वो तुझे अपना शिकार बना दिया। हॉस्पिटल तुझे ले गई थी। अब जानता था हॉस्पिटल में क्या करती होगी, कुछ बताई, कौन सा उसका परिवार वहाँ पर एडमिट था। संजीव चुप थे। कहने लगी बस अब तो उसके जाल में फंस गया था, जैसा चाहती थी तू करता गया, तुझे अपने घर पर ले गई। घर उसका था ही नहीं, घर तो काफ़ी सालों से बंद है। मैं उस घर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे ये सब कर्म मैं सब कुछ जान गया था। मुझे लगा कि हाँ, तेरी मदद करनी चाहिए। तेरे पिता मेरे दोस्त हैं और मैं भी तेरे को अपने बेटे की तरफ मानता हूँ। तब मैंने काम करने का ठानी। अब तुझे पता भी नहीं होगा कि जब तू उस घर में अब उस लड़की के साथ अब लेटा हुआ था, अब मैं उस घर के आसपास में मंडरा रहा था। तेरे कान में कुछ आवाज आ रही थी, महसूस हो रहा था जब इस घर में तू प्रवेश कर रहा था। तब संजीव चौंक के कहने लगे हाँ, जैसे कोई बोल रहा हो कि इस घर में मत जा, मत जा। तब चाचा मुस्कुरा कहने लगे वो सब मेरी शक्तियाँ थी जो मैंने वहाँ पर भेजा हुआ था ताकि तू संभल जाए, लेकिन तूने उन शक्तियों को अब एक तरह से मजाक उड़ाया, उनकी आवाज़ को नहीं सुना तो उस घर में चला गया। अगर ये कुछ दिन तक चलता रहता ना, तो तू जिंदा नहीं बचता। वो लड़की तुझे मार देती और सदा के लिए तेरी आत्मा को अब लेके साथ में रहती। इसका यही इरादा था। देख, मैं उस लड़की को कैद करके रखा। एक लोटा दिखाए पीतल का जिस पर ढक्कन लगा हुआ था। संजीव एकदम हैरान हो गए, कहने लगे क्या ये उसकी आत्मा इसके अंदर लोटे में है। तब वो लोटा जैसे लुढ़कने लगा था, खनखन खनखन घूमने लगा था। फिर तांत्रिक जो थे चाचा, उस पर कोई जल छिड़के। अब बोलने लगे शांत रह, शांत रह, मैं तुझे ऐसी जगह पर दफनाऊंगा तो कभी निकल नहीं पाएगी ना, आज के बाद किसी शरीफ लड़के को तो परेशान करेगी। संजीव दहल चुके थे और तब जाके समझ में आया कि माजरा क्या था। ये लड़की सुंदर लड़की, स्मार्ट लड़की, पैसे वाली लड़की कितनी आसानी से पट गई। अब वो समझ चुके थे।
ऐसा कहीं होता है? एक नज़र में वो भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले के साथ में इतनी सुंदर लड़की, स्मार्ट लड़की जो डबल पैसा दे रही हो। कोई ना कोई राज तो होना चाहिए। मुझे उसी टाइम समझना चाहिए था कि सब मेरे मन की बात को कैसे समझ जाती है। ये सब मेरे साथ में करने में कैसे राजी हुई। मुझे घर पर ठहराया, मुझे नींद में डाल दिया और फिर मेरे बिस्तर पर आ गए। संजीव सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, जो चाचा बता रहे थे एक एक बात सत्य था। आखिरकार संजीव बहुत घबरा गए थे। डर करके चाचा से पूछने लगे कि चाचा, अब क्या मेरी वो फिर पीछा करेगी, मेरे को सताएगी, अपने कमरे में लेके जाएगी? तब चाचा कहने लगा, अरे ये तो लोटे में है, इस लोटे में अब तेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। रात होते ही मैं इसको प्रबंध कर दूंगा, ऐसी जगह दफना दूंगा ना कि कभी भी ये बाहर निकल के नहीं आएगी। और वो जा, जितना रुपया इसने दिया था ना वो सारा रुपया लेके आ जा। संजीव वही काम किए। जो भी उसका दिया हुआ पैसा था सब करारे करारे नोट थे और सारा पैसा ले आकर के चाचा को दे दिए। इसके बाद 2 दिन तक काम पर नहीं जा पाए थे, डरे हुए थे। लेकिन चाचा कहने लगे, अब डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तेरे को मैं अब बेटा मानता हूँ तो तुझे मैं रखवाली भी करता हूँ। अब तू डर मत, अगर ऐसी कोई बात होगी तेरे कान के पास में जरूर आवाज़ आ जाएगी और तू उस आवाज़ को समझने की कोशिश करना कि वो आवाज़ क्या बोल रही है। लड़की की आवाज़ आती है। तब वो कहने लगी, हाँ ऐसे ही कुछ आवाज़ मुझे कान में पड़ी थी। और तब चाचा कहने लगे कि तू डर मत, ऐसा कुछ होगा तो मैं सब कुछ समझ लूँगा, लेकिन तू रात बिरात जो अकेले अब जाता रहता है थोड़ा इससे बचा कर। सुबह जा और 10 बजे तक अपना घर पर लौट आ आराम से। सारी रात हारना कोई ज़रूरी है? ये जो एरिया है अभी खाली खाली है, अभी ये कॉलोनी पूरा तरह से भरा नहीं है। तो तुझे भी सोचना चाहिए किस जगह पर कहीं श्मशान है, कहीं कब्रिस्तान है। हो सकता है कि आज भी कहीं प्रेत आत्माएं आसपास में घूम रही हो, तुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी। वास्तव में जो संजीव थे ना बहुत डर चुके थे और उसी तरह से जैसे चाचा बताते थे अब वैसे ही अब काम करने लगे थे। हाँ, कुछ दिनों के बाद डर उनका मन से निकल गया था। लेकिन अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजीव जो थे अपना काम कर रहे थे। इस बात को लगभग अब 2 साल बीत चुका था। तब तक संजीव के साथ में ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हाँ, वो जो तांत्रिक चाचा थे जो उनके मकान मालिक थे अब उनकी देखभाल भी करते थे। अब बीच बीच में उनका गांव से परिवार जो उत्तर प्रदेश में था वो उनके पास में आता भी था। ये सब चल रहा था उत्तर प्रदेश में ही, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। संजीव के साथ में साल 2010 यानी लगभग 16 साल के पीछे की कहानी है। तो खैर हम आते हैं जब अब क्या हुआ था संजीव के साथ में। अब तो 2 साल बीत चुका था। 2 साल में संजीव ने अपना घर बना लिया था। जो प्लॉट पर उनकी नज़र थी और उस प्लॉट को खरीद करके और उसमें मकान भी बना लिया, उसमें रहने भी लगे। लेकिन जो मकान मालिक थे उनसे रिश्ता वैसे कि वैसे ही बना था। बहुत ही आदर करते थे, परिवार भी उनका आता था। बीच बीच में परिवार भी महीनों 2 महीना इस घर में बिताता था। एक पारिवारिक रिश्ता सा अब उस मकान मालिक के साथ में जुड़ा हुआ था। और सबसे जो अच्छी बात थी ना कि वो आज के बाद वो लड़की का दर्शन नहीं हुआ। जैसे वो चाचा कहते थे कि अब घबराने की जरूरत नहीं है संजीव, मैंने उसको सही ठिकाने में पहुंचा दिया, उसको हम दफना दिए हैं, अब वो निकल नहीं पाएगी। संजीव को भी लगता था कि हाँ, जो भी कुछ था मेरे साथ में वो सब खत्म हो गया, अब डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी बीच उसी कॉलोनी की एक लड़की से अब आंखें मिल जाती है, लेकिन डरे रहते हैं कि कहीं वो लड़की फिर वैसी निकली तो। लेकिन कान में कोई अब उनको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। खैर अब तो दिन की बात था। दिन में तो लोग बाग ज्ञानी लोग बताते हैं कि भूत प्रेत किसी भी वेश में नहीं आ सकता है, जो लोगों का कहना है। अब खौफ में रहते थे, डरते थे रात में। लेकिन दिन में जो था ना, अब उस लड़की से मिले थे तो आखिरकार प्यार हो गया। अब फिर शादी के बंधन में बंधने के लिए दोनों लोग तैयार हो गए थे। अपने पिता को बुलाते हैं गांव से
और पिता परिवार सहित आते हैं। इसमें शामिल अब उनके जो मकान मालिक थे चाचा, वो भी सब मिलकर के रिश्ता को अब सही ढंग से संभालते हैं, तय करते हैं। दोनों परिवार मिल बैठ करके बातचीत करता है। अब फिर एक निश्चित तिथि को तारीख शादी की आती है। संजीव बड़ा खुश थे, उनका परिवार भी खुश था। सबसे खुश वो चाचा थे। कहते थे कि बेटा अब तेरी शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ अब बदल जाएगा। कभी भी वो लड़की अगर वहाँ से निकल भी गई ना तो तेरे पास तो बिल्कुल नहीं आएगी। ना जाने ऐसा क्यों कहती थी। शादी भी हो गया। अब उनकी पत्नी उस घर में रहने लगी। अब उनका जो परिवार था, पिता थे, माँ थी, भाई वगैरह थे, बहन थी, कुछ दिनों के लिए यहाँ जरूर आते थे, रहते थे, अब फिर चले जाते थे। अपने गांव में खेती बाड़ी था, उसको भी देखना भालना था, वहाँ भी घर था। और ये जो अपना संजीव थे अपने काम में व्यस्त रहते थे, ऑटो चलाते थे। पैसा कमाना उनका मेन मकसद था। अभी तो घर ही बनवाए थे, अभी तो ना जाने क्या क्या सपना देख रखे थे अपने परिवार के लिए। अब शादी वादी होने के 3 महीने के बाद में जो मकान मालिक थे, जो चाचा थे, तांत्रिक थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते उनके मुंह से ब्लीडिंग होकर के और वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। डॉक्टर को दिखाया जाता है तो मना कर देता है कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे ज़्यादा जो रोए थे वो थे संजीव। जैसे उनका सगा बाप बिछड़ गया हो। कितना प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते थे और उस लड़की से तो बचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया था। अब एक तरह से संजीव को लगता था ना कि उनका परिवार बिखर गया है। अब उनका जो मेन मुखिया था वो अब इस दुनिया को छोड़ गया है। अब एक तरह से उदास, परेशान पत्नी उनको संभालने की कोशिश करती है कि देखिए जो शरीर जो दुनिया में आया है एक दिन उसको जाना है, सबको एक एक दिन करके जाना है, तो इसमें रोने और पीटने वाली क्या बात है। चलिए जो होना था अब हो गया, अब आगे की सुध लीजिए। आखिरकार संजीव संभलने लगे, काम पर जाते थे, लौटते थे और रात का टाइम ज़्यादा बिताने लगे। देर रात का काम उनको मिलता था, कुछ बंधे हुए काम थे उसको करते थे। जब वो घर पर एक रात लौटे तब उनका परिवार में सिर्फ पत्नी थी, माता पिता भाई बहन जो भी थे गांव चले गए थे। जब दरवाज़ा खोलते हैं ना तो पत्नी स्वागत करती है हर रोज़ की तरह। रात के करीब 2:30 बजा था तब वो घर लौटे थे। पत्नी मुस्कुरा करके अब उनको घर में बोलती, आइए चलिए हाथ पैर धोइए, चाय बना दूँ, कुछ और करूँ, कुछ और तैयार करूँ, कुछ खाएंगे। मना कर देते कि नहीं, मैं होटल में खाना खा लिया था, हाँ चाय बना दो। पत्नी चाय बनाने के लिए चली जाती है। तब उनके पलंग पर एक जगह पर एक पुराना सा थैला रखा हुआ था। थैला अनजाना था, उनके घर में ये पहली बार देख रहे थे तो अपने पत्नी को आवाज़ देते हैं, अरे सुनो सुनो। पत्नी जो चाय बना रही होती है लौट के आती है, हाँ जी बताइए ये थैला किसका है। पत्नी मुस्कुरा के कहती है कि एक लड़की ने मुझे दे गया था, दे गई थी और कहने लगी कि आपको दे दें, ये आप ही का थैला है। अब जो संजीव थे उस थैले को देखने लगे, कैसी लड़की, कहाँ की लड़की। तब वो बताने लगी लंबी सी लड़की थी, सफ़ेद कपड़े पहन रखी थी और रात के 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था। तब हमारे दरवाजे को खटखटाया और कहने लगी कि आप संजीव को आप दे दीजिएगा, ये उन्हीं का है। ये अपना थैला बहुत साल पहले हमारे पास भूल गए थे जब हॉस्पिटल में हम थे। संजीव हक्का बक्का रह गए, याद करने की कोशिश करने लगे कि ऐसा अपना थैला मैंने कहाँ भूल गया। मैं तो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और थैला जो हमारे पास में रहता है। नहीं ये मेरा थैला नहीं है। वो लड़की शायद भूल से किसी और का थैला होगा और घर का होगा, हमारे घर पर दे गई। तब अपने पत्नी से कहने लगे कि अरे ये सही बता, कैसी लड़की थी देखने में। लड़की फिर वो जो पत्नी थी अपना बताई कि ऐसी ऐसी थी, लंबी लड़की, सफ़ेद कपड़ा पहने हुई थी, बाल खुले हुए थे, देखने में सुंदर स्मार्ट लग रही थी। तब वो अभी भी पहचान नहीं पाए कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। तब उनकी पत्नी चाय लेके आ गई थी, कहने लगी कि नहीं, आपका नाम ले रही थी, संजीव बता रही थी, तब इस मोहल्ले में संजीव आप ही तो हैं। तब मैंने इस थैला रख लिया
ना जाने इसमें क्या है। मैं खोल के देखी नहीं। देख लीजिए, कोई आपका कोई पुराना सामान होगा, थैला होगा, कभी आप किसी के घर में अब छोड़ गए होंगे आते जाते। संजीव पत्नी के बात को मान करके उस थैला को खोलते हैं और जैसे ही थैला पलटते हैं उनकी आंखें चौंधिया जाती है। करारे करारे नोट उसमें निकलते हैं, बहुत सारे नोट, और एक चिट्ठी भी निकलती है उसमें। ये मेरी तरफ से एक तोहफा, मैं फिर लौट आई हूं। सही में संजीव के पसीने निकल गए थे। उस नोट को देखते ही कांपने लगे थे, और रही सही कसर जो थी ना, वो चिट्ठी को पढ़ करके अब पूरी हो गई थी कि मैं अब लौट आई हूं। बस इतना ही सब कुछ लिखा हुआ था उसमें। अब संजीव कांपने लगे उस चिट्ठी को पढ़ करके। इतने सारे नोट देख करके उनकी पत्नी की आंखें भी चौंधिया गई थी। वो भी एकटक उस रुपये को देखते जा रही थी। उस चिट्ठी को मजमून को जब पढ़ी तो वो भी हैरान थी और कहने लगी, ये कौन है जी? ये मैं फिर लौट आई हूँ, ये कौन है? ये आप जानते हैं उस लड़की को? संजीव कांपने लगे थे डर के मारे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मन ही मन बहुत ही व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबराहट से पसीना निकल रहा है। पत्नी उनकी हालात देखकर चिंतित उठती है। आप बैठिए, आराम कीजिए। अब एक तरह से उनका सेवा भाव करने लगती है, ठंडा पानी लाती है कि आप शांत हो जाइए। इस चिट्ठी में क्या ऐसा लिखा हुआ है? कौन है लड़की जो आई थी थैला लेकर के? क्या आप उसको जानते हैं? संजीव जो थे ना, हाथ पैर कांप रहा है, घबराए हुए हैं, लेकिन अब धीरे से अपनी पत्नी को बताते हैं कि वो कब आई थी, दोबारा से सब कुछ बताओ। उनकी पत्नी बताती है कि 9 साढ़े 9 का वक्त था। कॉलोनी में सारे घर बंद हो चुके थे, जैसा हर रोज होता है। अब दरवाजे पर दस्तक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और आपका नाम ले रही थी कि संजीव घर में है। मैंने बोला, नहीं, वो तो ऑटो रिक्शा चलाने गए हैं। तो कोई बात नहीं, ये थैला उनका है और उनको दे दीजिएगा। ये काफ़ी दिन पहले हमारे पास में छूटा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने सोचा कि शायद आपका होगा, अब मैंने ले लिया। संजीव अब एक तरह से बहुत ही परेशान थे। कह रहे थे कि तुम्हें इस थैला को लेने की क्या जरूरत थी। पत्नी को डांटने लगे। पत्नी रोने लगी कि मैं अब क्या करती, आपका नाम ले रही थी। मैंने तो उसको बोला था कि आप कल आना दिन में, लेकिन वो कहने लगी नहीं, मेरे पास में वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैं क्या करती, मजबूरन मुझे लेना ही पड़ा। आज संजीव समझ रहे थे कि उसमें पत्नी का उनका कोई दोस्त नहीं। अगर पत्नी के जगह पर उनके पिता भी होते, उनका भाई भी होता, बहन भी होती, माँ भी होती, तो जो पत्नी ने किया है वैसे ही शायद वो भी लोग करते। लेकिन अब दिल से जो गुबार था, डर था, अब उसको समेटने की कोशिश कर रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिर पूछने लगे कि और उसने कुछ नहीं बोला? बोला नहीं। वो कहने लगी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ। इसके बाद वो चली गई। संजीव पूरा डरे हुए थे। अब तो चाचा भी नहीं थे मदद करने के लिए। अब हमारे साथ में क्या होगा? कहीं वो हमारे घर में तो नहीं आ जाएगी? अब ये सारा इतना सारा रुपया, करारे करारे नोट दे करके और परेशान हो गए थे। अब इनका मैं क्या करूं? ये किन काम में मैं खर्च करूं, क्या करूं इनका? चाचा अगर होते तो मैं उनसे सलाह भी लेता। और तब वो धीरे धीरे पूरी बात पत्नी को बताते हैं कि देख, तुम्हारी शादी से पहले हमारे साथ में ऐसा घटा था। उनकी पत्नी भी सुनती है ना तो बहुत खौफ में हो जाती है। कहती है कि देखिए जी, इन पैसों को हम लोग वैसे के वैसे रख देंगे। अगर वो लड़की दोबारा आएगी या फिर अपना पैसा मांगेगी तो हम लोग कहाँ से देंगे? इतना सारा पैसा हम कहाँ से देंगे? क्या पता वो कभी आके मांगना शुरू करते। संजीव को भी लगा कि लड़की जो पत्नी है सही कह रही है। इस पैसे को हम कहीं मंदिर में नहीं, किसी को और को नहीं देंगे, इसको संभाल कर रख देंगे। क्या पता उस लड़की का मिजाज कब बदले। अगर पैसा ना मिला तो कुछ और बहाना ढूंढ के हमारे घर में अब आ जाए, कोई नई बात हो जाए। बहुत खौफ में थे, दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। इस बात को कहे कि देखो, अड़ोस पड़ोस में किसी को बताना भी मत, कैसे ऐसे कहानी बनी थी। अब उस बात को लोग, जो कॉलोनी में लोग थे, भूल भी चुके थे। अब इसको कोई ज़्यादा विशेष ध्यान भी नहीं था। और चाचा भी अब गुजर चुके थे, तब उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। अब अपने पिता को फ़ोन करते हैं। पिता उनकी बात सुन करके कहते हैं
तू घबरा मत, मैं 3-4 दिन में अब तेरे पास में लौटूंगा तांत्रिक को लेकर के। देखते हैं अगर तेरे साथ में अभी कोई बुरा घटना तो नहीं हुआ है। तब वो कहते हैं नहीं, मेरे साथ में कोई बुरा घटना नहीं हुआ। अब अपने काम पर अगले दिन से फिर जाना शुरू करते हैं। और जब रात को आए ना तो दरवाज़ा खड़खड़ा रहे हैं, पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा के बाद दरवाज़ा खुलती है। आंखें एकदम लाल लाल हुई पड़ी है, जैसे एक नशे में चूर हुई पड़ी हो, दारू पी रखी हो, ऐसे ही शक्ल दिख रहा था। संजीव जो थे ना, उस अपनी पत्नी को देख करके उसका चेहरा मोहरा एकदम अबाक रह गए, डर गए। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? इतनी देर से मैं दरवाज़ा को पीट रहा हूँ और तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है, बात क्या है? वो कहने लगी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। तब कहने लगी तू अपनी हालत क्या बना रखी है, ये लाल लाल चेहरा क्यों हुआ पड़ा है, आंखें लाल लाल क्या हुआ? पत्नी कहती नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं, मैं तो जैसे कल थी आज भी हूँ, शायद नींद पूरी ना हुई हो इसी वजह से आंखें लाल हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर अपने आप को आईने में देखने के लिए जाती है। रात के टाइम आईना के पास पहुंचती है, आईना के पास जाके खड़ी हो जाती है। और जब अपने आप को देखती है ना तो उसकी चीख निकल जाती है, चिल्लाती है जोर से, बहुत चीखती है। जब तक संजीव उसके पास पहुंचते हैं ना तब तक वो जमीन पर गिर करके अपना होश खो चुकी है। संजीव डर जाते हैं, पत्नी को जगाने के, होश में लाने की कोशिश करते हैं, उठो उठो, क्या हुआ, क्यों चीखी? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। पत्नी बेहोश पड़ी है, उठा के पलंग पर लिटाते हैं, पानी वानी का छींटा मारते हैं, ठंडे पानी का। और तब वो होश में आती है। होश में आते ही संजीव से लिपट जाती है। वो आईने में थी, वो लड़की आईने में थी, जो थैला दे के गई थी ना, वो आईने में मेरे सामने खड़ी थी। जब मैं अपना चेहरा देख रही थी ना तो मुझे लगा कि वही मेरे आईने के अंदर खड़ी है। संजीव के पसीने छूट चुके थे, डर चुके थे कि जो उसने चिट्ठी में लिखा था सब कुछ वही हुआ। वो लड़की लौट आई है। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? रात के टाइम ही अब अपने पिता को फोन लगाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप आ क्यों नहीं रहे हो? फिर पूरी अपनी घटना बताते हैं कि पत्नी को ऐसा ऐसा चीज दिखाई है। पिता कहते हैं कि तू घबरा मत, भगवान को याद कर, बजरंग बली को ध्यान कर, अब हनुमान चालीसा को पढ़, घर को पवित्र रख, और मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ गांव के तांत्रिक को लेकर के, सब कुछ सही कर देंगे। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, तू चिंता मत कर, बस एक आध दिन में पहुँचने वाला हूँ, और तब तक तू संभाल, अपने आप को संभाल। अब आप रात को टाइम या दिन के टाइम में अपनी पत्नी को छोड़ करके जाया मत कर जब तक मैं ना आ जाऊँ। पिता से बात हो गई और फिर थोड़ा मन में शांति होगी, चलो अब तांत्रिक आ जाएंगे गांव से और हमें सही कर देंगे। अब ये जो हाल उनका पत्नी का हो रहा था, दिन के टाइम भी वो डरने लगती थी, कभी दीवार को देखती थी और कहती थी कि देखिए वो रही, वो मुझे चिढ़ा रही है। सोती थी ना, बड़ी मुश्किल से नींद आती थी और सपने में कहती थी कि नहीं मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, डरी रहती थी। संजीव उसकी हालत देख करके बहुत घबराने लगे थे। मन तो कर रहा था कि ये घर छोड़ करके गांव चले जाएं, लेकिन पिता आने वाले थे इसलिए थोड़ा संतोष था कि चलो पिताजी आएंगे, तांत्रिक आ जाएगा, तब सब कुछ संभाल लेंगे। इस बीच पत्नी के साथ में ऐसा ही रोज होने लगा। दिन के टाइम भी वो दीवार को आईना तो देखना ही बंद कर दिया था। आईना जो था उस पर कपड़े लगा दिया था संजीव ने कि नहीं तू आईने के पास बिल्कुल नहीं जाएगी। तब उनको दीवार पर भी उनकी पत्नी को दिखाई देने लगा था, वही लड़की, वैसे ही आंखें, वैसे ही सूरत, और वो मुझे चिढ़ा रही है, कह रही कि तेरा वक्त अब जल्दी ख़त्म होने वाला है, तू जल्दी अब मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद मैं इस घर में आ जाऊंगी। ऐसी ऐसी बात बोलती थी पत्नी, और संजीव बेहद डर जाते थे। पिता को अपना फ़ोन मिलाते थे उसी टाइम, बताते कि आप अभी तक आए क्यों नहीं, कितना टाइम लगेगा? तब कहते थे कि देखो मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तांत्रिक बाबा कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ही है, सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार हमें पूरी तैयारी के साथ में आना, अपने आप को संभालो। और तब तक तांत्रिक बाबा खुद बोले हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो घर में, अपने पत्नी से बोलो
वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूरा घर को पवित्र रखें। घर में नॉन वेज बिल्कुल मत बनाना। भगवान का अगरबत्ती दिखाना, धूप बत्ती जलाओ, सब कुछ समझाने लगे, विधि विधान बताने लगे कि तांत्रिक बाबा ने ऐसा करने को कहा है। अब वैसे ही करने लगे। संजीव गंगा जल लेकर आए, घर को पवित्र करने लगे, पूजा पाठ होने लगा। नॉन वेज तो घर में बिल्कुल आना ही बंद हो गया। अब इसके बाद अब इंतजार था तांत्रिक का, पिता का। 3 दिन के बाद में वो लोग पहुंचे। घर में आते ही तांत्रिक बाबा अब एक तरह से सूंघने लगे थे, दर दीवार को, बाथरूम तक, हर तरफ जाने लगे। अब फिर कहने लगे घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। हाँ, मुझे अकेले काम करने की आदत है, आप लोग थोड़ा बाहर निकल जाना, ये काम रात के टाइम में करूँगा। आखिरकार उसी चाचा के घर पर पूरा परिवार अब चले गए थे। अब फिर तांत्रिक बाबा रात में अपना पूजा अनुष्ठान करने लगे। रात 2 बजे तक पूजा अनुष्ठान उस घर में चलता रहा। अब फिर तांत्रिक बाबा घर से बाहर निकले। अब फिर वो परिवार लोग उनके पास आ गए कि हाँ बाबा। संजीव बोले कि हाँ, अब सही हो गया क्या? तब कहने लगे कि आधा काम हुआ पड़ा है, अब आधा काम तुम्हारी पत्नी के साथ कल रात को होगा। अब इस घर को तो मैं पूरी तरह से पवित्र कर दिया हूँ, इस घर में वो आत्मा कभी आ नहीं पाएगी, लेकिन अभी जो जरिया है तुम्हारी पत्नी है, उसके जरिए इस घर में प्रवेश कर सकती है। अब मैं रात को टाइम में कल तुम्हारी पत्नी के साथ उस अनुष्ठान को पूरा करूँगा। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम करने के बाद वो उससे तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। अब फिर तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पत्नी के शरीर में कभी नहीं आएगी। अगली रात फिर अनुष्ठान हुआ, वही 11 बजे के आसपास में। पत्नी बैठी हुई थी, संजीव वहाँ पर थे और बाकी परिवार के लोग नहीं थे। जो तांत्रिक बाबा थे अक्षत, चावल, गंगा जल पत्नी के ऊपर छिड़क रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक जो पत्नी थी संजीव की, बड़ी बड़ी आंखें फैल गई, चेहरा और सुर्ख लाल हो गया। अब एक तरह से बेचैन होकर के झूमने लगी, अब अजीब भाषा में बात करने लगी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तांत्रिक बाबा बस उतना ही कह रहे थे कि देख, हम तेरे साथ में कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, तू जहाँ की है वापस वहीं चले जा, और आज के बाद में ना तो हमारे घर में, ना हमारे जितने सदस्य हैं उनके किसी शरीर में तू आने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो तू देख ही चुकी है कि मेरा तंत्र मंत्र कितना शक्तिशाली है। मैं तुझे अनिष्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुझे परेशान भी नहीं करना चाहता हूँ, तू जहाँ की है वापस वहीं पर लौट जा। इन सबको तू अब इनके हवाले छोड़ दे, इनकी चिंता मत कर, बस तू लौट जा। ऐसे ही बात करते करते पूजा अनुष्ठान होता रहा, चावल छिड़कते रहे, गंगा जल छिड़कते रहे। आखिरकार मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी। संजीव बता रहे थे कि आखिरकार मेरी पत्नी बेहोश होकर के गिर चुकी थी। तब मैंने उसको अब उठाया। तांत्रिक बाबा कहने लगे कि हाँ, अब सब कुछ सही हो गया। अब वो जो आत्मा थी इसके शरीर में अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी, अगर कुछ दिन और बीतता ना तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता, इसके लिए भी और तुम्हारे परिवार के लिए भी। अब संजीव बताते हैं कि मैं तब जाकर के थोड़ा संभल पाया था। इसके बाद मैं कहूँ ना कि मैं रात में कभी भी नहीं चलता, डर इतना मन में बैठ चुका है। जो भी काम करता हूँ दिन में करता हूँ, सुबह निकलता हूँ 6 बजे 7 बजे और शाम को अंधेरा होने से पहले अपने घर की तरफ लौट आता हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, अब मेरे माता पिता गांव से आते जाते रहते हैं। हाँ, कभी कभी मेरी पत्नी सपने में ज़रूर बड़बड़ाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शायद वो कोई बुरा सपना होगा, इसके बारे में मैं तांत्रिक बाबा से बात भी किया था। तब वो कहने लगे कि देख, अब वो बात नहीं है। कई इंसान रात में सपना देखता है जो उसके साथ में कुछ बुरा हुआ होता है, डरने वाली बात नहीं है, ये भी सपना बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसके बाद से मेरी जो पत्नी सपना में कभी कभी रोती थी, बड़बड़ाती थी, वो सब बंद हो गया था।
अब मैं भी उस लड़की को देख नहीं पाया। रहा उस पैसे क्या हुआ। तब मैंने तांत्रिक बाबा से बात किया था कि बाबा इतना सारा पैसा है। अब मुस्कुरा के कहने लगे कि पैसा है ना, और कुछ नहीं है ना, अपना इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तब मैंने उस पैसे को खर्च किया, अपने काम में लगाया। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरी पत्नी को हुआ। सब लोग हम स्वस्थ हैं। अब इस घटना को तो बहुत साल बीत भी चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजीव जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे मेल आईडी पर आप अपनी घटना को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात ऐसी ही एक रोचक घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।